नमस्कार, आप सभी का एचपी पुलिस मॉक टेस्ट 3 में स्वागत है। आज हम आपका इंग्लिश मॉक टेस्ट 3 करेंगे। इससे पहले हमने आपके 2 मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाके उन्हें देख सकते हैं। जल्दी से आज हम आपका स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट 3। तो हमारे पास मॉक टेस्ट 3 में आता है सबसे पहला। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे हमारे कि जो कुछ डॉट्स भी बने थे और एक क्वेश्चन का मैंने आंसर अभी आपको वहाँ पे थोड़ा गलत बताया था। तो मैं उसको करेक्शन करवा रहा हूँ यहाँ पे। और ये किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि सर इसका आंसर आपका जो सेकंड था उसका सी था। मैंने उसको कमेंट में भी बताया है कि हाँ, जो उसने बताया था उसका जो राइट आंसर था वो सी था। अच्छा, हुआ क्या था ना, मेरे माइंड से स्किप हो गया था। मैंने कंडीशन को देखते हुए आगे वाला सेंटेंसेस पुट कर दिया था कि ये आपका किस में बनेगा, जैसे कि हमारा कि इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर बनता था। तो देखिए जी, हुआ क्या था ना यहाँ पे, ये आई हैड स्टार्टेड अर्ली बोला था और बोला गया है यानी कि कंप्लीटेड एक्शन ना। यहाँ पे दे रखा है हमारे पास कंप्लीटेड एक्शन और इसके बाद आएगा कि आपका कंप्लीटेड एक्शन ही आएगा ना। कंप्लीटेड एक्शन होता है आपका परफेक्ट का ना, तो ये ध्यान रखना है। यानी कि जब आपने टेंस पढ़े हैं ना, उस टेंस के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि आपका जो परफेक्ट वाला होता है ना, चाहे वो आपका प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे आपका फ्यूचर का हो। परफेक्ट का मतलब होता है कि कंप्लीटेड एक्शन, यानी कि जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। तो जब भी पीछे वाला अगर आपका क्लॉज अगर आपका कंप्लीटेड एक्शन दिखा रहा है और वो भी कंडीशनल के साथ, वो भी किसके साथ, कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ दिखा रहा है, तो आगे वाला भी हमें क्या रखवाना पड़ता है, आपका कंप्लीटेड एक्शन। तो देखिए यहाँ पे जो गलती हुई थी ना, वो मैंने इसको पास्ट में तो ठीक था, में तो बनेगा नहीं। अगर ये आपका पास्ट में है तो आगे वाला भी पास्ट में बनेगा, बट पास्ट में कहाँ पे बनेगा, आपका परफेक्ट में बनेगा। ये पास्ट में तो बना है, मे का माइट पास्ट में तो बना दिया है, बट आपका परफेक्ट में नहीं है, यानी कि कंप्लीटेड एक्शन नहीं दिखा रहा है। मॉडल के साथ कंप्लीटेड एक्शन कब होता, अगर इसके साथ ना अगर आपका लगा होता है और उसके साथ लगा होता आपका वर्ब की थ्री फॉर्म, तब ये वाला सेंटेंसेस क्या बन जाता, आपका सही बन जाता। यानी कि यहाँ पे कंप्लीटेड एक्शन होना था बट नहीं दे रखा है। और यही अगर आपका कंप्लीटेड एक्शन देखेंगे तो आपका बनता है आई वुड हैव कॉट द ट्रेन। यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर हम क्या देखते हैं, अगला वाला सेंटेंसेस अगर आपका कंप्लीटेड एक्शन दे रखा है तो आगे भी कंप्लीटेड एक्शन देंगे, तो वो होते हैं कंडीशनल, यानी कि कोई कंडीशन के आधार पर। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन था जो थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग हो गया था, तो इसका जो राइट आंसर था वो था सी। तो ये बस आपने करेक्शन करनी है। और जो सेकंड क्वेश्चन था एक और, कि 18 का डॉट समझ में नहीं आया था, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन था ये अकॉर्डिंग टू सेंस था। और ये जो आपका किसके रेफरेंस में बोला गया है आपका, यानी कि फाइनेंस की टर्म में। जब हम फाइनेंशियल टर्म बोलेंगे ना फाइनेंस की, तो उस कंडीशंस में क्या होता है, हम ना तो चिक यूज़ करते हैं ना ही चिक यूज़ करते हैं। या तो हम यूज़ करेंगे वहाँ पे चेक या तो चेक। अब यहाँ पे बोला गया ना, प्लीज़ वेरीफाई द डैश बिफोर इशू। अब यानी कि इशू करने से पहले हमें क्या करना है, उसे आपका वेरीफाई करना है। तो बट क्या इशू करेंगे, तो चेक ही इशू करेंगे ना। उसे आप क्या करना है, जारी करने से पहले उसे क्या करना है, प्लीज़ वेरीफाई द चेक बिफोर इशू। अच्छा, चेक का आपके 2 रिप्रेजेंट में आएगा ना, तो ये 2 रिप्रेजेंट में आएगा आपका। यहाँ पे आंसर जो चेक भी बन सकता है और आपका चेक भी बन सकता है। बट यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमें पहले जाँच पड़ताल करनी है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, वो भी चेक नहीं बनेगा, वो बनेगा आपका चेक बनेगा, कि हमें चेक करने से यानी कि जारी करने से पहले क्या करना है, आपका चेक करना है। तो ये जिसने भी बताया था ये 18 का भी, तो इसका भी ए ही होगा आपका आंसर। जी, ठीक है। अच्छा, आप साथ-साथ में ना मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता रहे हैं कि आपका ये जो आंसर था उसका ये वाला डॉट था। बिल्कुल हाँ, आपने ऐसा ही करना है, जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपको डॉट लगेगा ना, तो वो आपने बताना भी है साथ में। अब होता क्या है ना कि कई बार जैसे अभी पीपीटी के माध्यम से ना कई बार चीज़ें स्किप हो जाती हैं। जैसे चेक का कोई यहाँ पे आता है ना कि फाइनेंस की टर्म में तो ठीक है, चेक हमें चेक जारी करने से पहले क्या करना चाहिए, आपका वेरीफ़ाई करना चाहिए। ठीक है? यानी कि वेरीफ़ाई भी करना चाहिए। तो यानी कहीं न कहीं आपका चेक का भी रेफ़रेंस दे रहा है और आपका चेक भी। बट कभी भी ना एग्ज़ाम में, चलो ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए था ना, कि प्रैक्टिस के लिए मैंने एज़ अ वोकैब्युलरी वर्ड आपको दे रही है, यानी कि ये वोकैब से है। ठीक है? ये वोकैब से है, वोकैब्युलरी वाला वर्ड दे दिया ना। एग्ज़ाम में कभी भी आपके 2 कन्फ्यूज़िंग जैसे वर्ड नहीं आएँगे। जब आप इसको ये भी करेंगे ना, एज़ अ गूगल करेंगे या फिर समथिंग कुछ और करेंगे, तो ये दोनों ही आंसर आने वाले हैं आपके। वहाँ पे आपको चेक भी मिलेगा और चेक भी मिलेगा। बट री आपका इस केस के अंदर आपका जो आंसर बन रहा है, वो बन रहा है आपका चेक। और कहीं-कहीं आपको देखेंगे तो चेक भी बनेगा एज़ अ रिको आपका फाइनेंस की टर्म में, और ये भी फाइनेंस की टर्म में बनेगा आपका। यानी कि एग्ज़ामिनर ना कभी भी आपको कन्फ्यूज़िंग वाले वर्ड नहीं देता है।
कि जैसे कि टू टू सेम सेम वर्ड आ गया ना, कि इसमें ये भी पुट हो सकता है और ये भी पुट हो सकता है। एग्जाम में या तो चेक मिलेगा या तो ये वाला CHECK वाला मिलेगा, चेक मिलेगा। इन दोनों में से कोई एक ही मिलने वाला है आपको। तो ये होता है, एग्जामिनर कभी भी कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चन पुट नहीं करता है। तो चलो, ये प्रैक्टिस थी, तो प्रैक्टिस के अंदर हमने ऐसा क्वेश्चन भी देख लिया। चलो जी, आज की जो मॉक टेस्ट थी हमारे पास, तो वो उसका हम देखते हैं कि इसके अंदर किस किस प्रकार से हमारे पास आंसर लगेंगे। सबसे पहले है हमारे पास आइडेंटिफाई द टेंस इन द गिवन सेंटेंसेस। हमें टेंस आइडेंटिफाई करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा है और बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर ये पार्ट ऑफ स्पीच का है और पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आपने क्या करना है, इसे चेक करना है। अब देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर दे हैव मेट बोला है ना, दे हैव मेट। अब आपको पता होना चाहिए मेट क्या है। आपकी बी की थ्री फॉर्म है, मीट से बनी है मेट, यानी कि बी की थ्री फॉर्म होती है मेट, सेकंड भी मेट ही होती है। अब पीछे क्या लगा है, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगी है और पीछे क्या लगा है, सब्जेक्ट लगा है। यानी कि ऐसा कौन सा सेंटेंसेस होता है जहाँ पे आपकी बी थ्री लगती है और हैव आपका लगता है आपका एज अ हेल्पिंग वर्ब में। तो हैव आपका लगता है आपका प्रेजेंट में, और बी की थ्री फॉर्म हमें रिप्रेजेंट करती है परफेक्ट को, कि काम आपका कैसा है, कंप्लीटेड है। बी की थ्री फॉर्म हमें क्या बताती है, क्या शो करवाती है, तो वो शो करवाएगी हमारा कि कोई कंप्लीटेड एक्शन है, चाहे वो आपका प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो। इन तीनों में हमें परफेक्ट टेंसेस के अंदर क्या मिलेगी, बी की थ्री फॉर्म मिलती है और कंप्लीटेड एक्शन दिखाते हैं। तो ये जो बना आपका, तो वो कौन सा बना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे सर ऑब्जेक्ट तो था ही नहीं। यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होता, जैसे दे हैव गॉन बोल देते हैं, तो उसमें भी तो हमने आपका बी थ्री लिखी है। यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट लिखते नहीं है। अगर लिखना चाहें तो हम प्रीपोजिशन के साथ लिखेंगे ऑब्जेक्ट आगे, कि वो कहाँ जा चुका था या कहाँ जा 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 चुका है। यानी कि समथिंग हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे आगे, प्रीपोजिशन के साथ यूज़ करेंगे। चलो जी, इतनी चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी आपने क्या करना है, जिसमें भी डाउट आएगा ना, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि चीज़ें समझ में आई है या फिर कुछ यहाँ पे मेरे से भी एरर हुई है, तो वो आप कमेंट में भी बताइएगा कि कमेंट में आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं या फिर नहीं आई हैं। अभी तक तो जितने भी था, सभी ने क्वेश्चन पुट किए हैं और बताया भी है कमेंट में कि उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है जी, आपने बताते भी रहना है। हाँ, हो सकता है कि कई बार होगा कि आंसर अगर गलत लग जाए, तो आपने मुझे भी साथ में क्या करना है, बताना है ये चीज़ें। चलो जी, अगला है द इज कॉल्ड अ डैश आर्टिकल। हमें बताना है कि द को क्या, कौन सा आर्टिकल बोलते हैं, यानी कि इसका आर्टिकल का नाम बताना है। तो आर्टिकल हमारे पास कितने आते हैं, दो ही आर्टिकल हैं। वैसे तो तीन आर्टिकल हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल, एक होगा हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल, और एक होगा आपका ओमिशंस ऑफ आर्टिकल। ओमिशंस ऑफ आर्टिकल, ओमिशंस ऑफ आर्टिकल का मतलब होता है जहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना होता। कुछ ऐसे भी मिलते हैं हमें, जैसे हमें बोल देंगे हम, जैसे बाय द कार बोलते हैं, बट बाय द कार के साथ कभी भी हम आपका आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। यानी कि बाई के साथ हम कभी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आता है तो कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। तो वो वाले केसेस हम पढ़ते हैं कि जहाँ पे हमें आर्टिकल यूज़ नहीं करना होता है। प्रॉपर नाउन के साथ हम कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, बट कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस पढ़ते हैं कि कब लग सकता है। ठीक है, वो होते हैं हमारे पास ओमिशंस। ये चीज़ें हम पढ़ते हैं अक्सर हम एग्ज़ाम में, कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। डेफिनेट आर्टिकल वे आर्टिकल होते हैं जिन्हें हम क्या कर पाते हैं, डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है जी। तो इसमें एक ही आता है, वो है आपका द, और यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं आपके ए और एन। यानी कि जो चीज़ें मुझे पहली बार इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं था, पहली बार मैं सुन रहा हूँ। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ए और आपका एन यूज़ करूँगा। जो चीज़ मुझे पहले से पता है डेफिनेट है, वो मेरे लिए निश्चित है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा आर्टिकल आपका द यूज़ करूँगा। ठीक है जी। तो ये चीज़ें होती हैं आपकी डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल में। इनकी प्रोनाउंसिएशन के आधार पर इन्हें कभी-कभी द बोलते हैं, कभी-कभी दी बोलते हैं। लिखने का तरीका वही है। द कब बोलेंगे, जब आगे कॉन्सोनेंट आएगा। दी कब बोलेंगे, जब आगे वोवल आएगा। जैसे द पैसिफिक ओशन बोलेंगे और दी इंडियन ओशन बोलेंगे। इंडियन में ई आ रहा है ना आपका साउंड, वैसे वैसे आपको द और दी बोलेंगे, यानी कि द तथा दी बोलते हैं। अब ये वाला तो आपको पता है ना, आर्टिकल कॉन्सोनेंट के साथ लगता है, एन आपका वोवल के साथ लगता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बना कि द कौन सा है आपका, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका सी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड, अच्छा इसको एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाना है। एक्टिव से हमें किस में चेंज कर देना है, अब आपका पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है। और जी ये देखिए,
व्हेन डिड ही वाई द ड्रेस। अच्छा, ड्रेस नहीं है यहाँ पे, ड्रेसेस है। तो ये करेक्शन करना थोड़ी सी क्वेश्चन के अंदर, कि ड्रेस नहीं होगा यहाँ पे, ड्रेसेस है। अब देखिए जी, जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया मैंने कि टेंस किस में है। पहली बात की आपका किस में दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में कहा जाता है कि अगर आपका क्वेश्चन मार्क है एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस भी किस में बनेगा, आपका क्वेश्चन मार्क में बनेगा। तो सभी क्वेश्चन मार्क में बने हैं, ये नोटिस कर लिया हमने। दूसरी बात कि अगर आपका सेंटेंसेस डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क, तो वो भी डब्ल्यू एच फैमिली से ही स्टार्ट होगा। यानी कि मैंने अभी बोला कि अगर क्वेश्चन मार्क होगा तो क्वेश्चन मार्क में ही रखेंगे। मान लेते हैं कि अगर हम व्हेन को छोड़ दें यहाँ पे ना, ये व्हेन वाले स्ट्रक्चर को यहाँ से आप हटा दो। यानी कि ये जो व्हेन वाला है ना स्ट्रक्चर, इसको हटा दो यहाँ से। तो यहाँ से पढ़ो अब आगे, पहले कि डिड ही वाई द ड्रेसेस। तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट था मेरे पास वो था ड्रेसेस, तो यही आगे आएगा ना, द ड्रेसेस। बट है कि ये क्वेश्चन मार्क है, तो मुझे पैसिव वॉइस भी किस में बनाना है, क्वेश्चन मार्क में ही बनाना है। पहले टेंस आइडेंटिफाई करवाया मैंने आपको कि टेंस क्या था आपका। डिड कहाँ लगता है, पास्ट में लगता है, तो पास्ट का सीधा इंडेफिनिट बन गया। कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं था इसमें। और इसके बाद वाई आती है, वी की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के जब भी डिड लगता है तो वी की फर्स्ट फॉर्म, तो पास्ट का इंडेफिनिट बना। अब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में बोलता जाता है कि अगर आपका सब्जेक्ट हो, वी की सेकंड हो और ऑब्जेक्ट हो, यानी कि पास्ट में है, तो इसको पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे ना, तो आपका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। इसके साथ आपने लिखना है वॉज एंड वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर इसके बाद आएगी आपकी बी थ्री एंड आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये रूल होता है इसका। अब देखिए यहाँ पे ये तो रूल था। अब मुझे इतना पता है कि मुझे क्या ढूंढना है, वॉज एंड वर्क किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट मेरे पास था ड्रेसेस, तो ड्रेसेस सिंगुलर है या प्लूरल, तो यहाँ पे ड्रेसेस प्लूरल है, तो मुझे ढूंढना है यहाँ पे वर। तो वॉज नहीं आया आपका, वॉज नहीं आया, तो आपका हैड आएगा क्या, हैड आ भी सकता है, बट आपके पता है ना वॉज एंड वर दिखना चाहिए था मुझे, हैड तो नहीं चाहिए मुझे। हाँ, वर आ सकता है यहाँ पे ना। इसके बाद है आपका, ये भी नहीं बना आपका। अब इसमें ना आपका एक ही ऑप्शन बन रहा है सीधा ही यहीं से देखने से। दूसरी बात होती है कि इसे अगर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क में ही रखेंगे ना, यानी कि वर्ड से स्टार्ट करेंगे और व्हेन वाला वर्ड ना वैसे का वैसा ही आ जाएगा। जब भी क्वेश्चन मार्क में व्हेन वाला दे रखा होगा, ये व्हेन वाला सेम वैसे का वैसा आएगा। फिर उसके बाद वर्ड लिखेंगे, द ड्रेस इज बॉट बाय हिम। ही का क्या बनेगा आगे जाकर, हिम बन जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से हम बनाते हैं एज अ एक्टिव टू पैसिव वॉइस। चलिए जी, क्लियर है इतनी चीज़ें। हाँ, अगर एक्टिव एंड पैसिव है ना, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। एक या दो भी बन सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारे पास 20 मार्क्स की सिर्फ इंग्लिश ही आ रही है, इसमें कोई इंटोनियम सिनोनियम नहीं आएंगे। तो पूछने के लिए वो यहाँ से दो क्वेश्चन भी पूछ सकता है और इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। ठीक है जी। अगर आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में अभी भी दिक्कत हो रही होगी तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं एक अलग से टॉपिक में ही आपको पूरे का पूरा एक्टिव एंड पैसिव से करवा दूंगा, क्योंकि छोड़ना नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आसान आता है और इजी होता है, और ये फ्री के नंबर होते हैं, तो दो नंबर फ्री के नंबर हैं, किसी के भी गलत नहीं होने चाहिए, ये ध्यान में रखना है। चलो जी, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाना है, और ये बिल दिख गया मुझे, सीधा ही पता चल गया। और ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, कि पहली बात की क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क ही बनेगा, सभी में क्वेश्चन मार्क लगा है। ये वाला नहीं बना है तो ये वाला भी नहीं बनेगा मेरा आंसर, यानी कि ये वाला आंसर में हट गया आपका। ये भी क्वेश्चन मार्क है। चलो जी, पहला हमने चेक कर लिया। दूसरा कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का विल शुड सॉरी आपका डब्ल्यू एच फैमिली वाला नहीं दे रखा है, जैसे कि व्हेन वेयर, जैसे पिछले वाले सेंटेंस में था। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब आई है पहले, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अब पहले इसका बना लेते हैं रूल, कि सिंपल सा रूल क्या था, विल लगा है और इसके बाद बी की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, तो विल दिख रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है। एक्टिव में कहाँ यूज होती है, फ्यूचर के इनडेफिनेट में। मुझे क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट होता है, आपका विल लगता है, उसके बाद विल या शैल लगता है, उसके बाद क्या लगती है, बी की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है जी। विल एंड शैल के बाद आपकी क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। विल एंड शैल नॉट अ हेल्पिंग वर्ब, ये आपके मॉडल होते हैं, और मॉडल के बाद बी की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाती है। अब जब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे ना, तो क्या बनता है आपका कि ऑब्जेक्ट आता है, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे हम, आपका विल एंड शैल, और इसके साथ एक वर्ड लगाते हैं बी, और साथ में लिखेंगे बी थ्री, और बाय के साथ क्या लिखते हैं हम, आपका सब्जेक्ट लिखते हैं। तो मुझे क्या दिखना चाहिए, ऑब्जेक्ट के बाद विल एंड शैल भी दिखने चाहिए।
बट मैंने बोला कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है मेरा सेंटेंसेस एक्टिव, तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा ना, तो यानी कि जो भी विल एंड शैल होगा वो स्टार्टिंग में आया होगा। तो पहले ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या है। ऑब्जेक्ट है मेरे पास द मनी। अब बताओ कि द मनी आपका काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। यह है अनकाउंटेबल और थर्ड पर्सन के अंदर आता है आपका, तो इसके साथ हमें क्या लगाना है, विल लगाना है। तो यानी कि विल लगेगा तो विल, एक यहाँ पर भी लगा है तो यहाँ पर भी लगा है, बिल द मनी। आगे वी भी लगा है ना, बिल द मनी वी। आगे आएगा गिवन और इसके बाद लिखा है गिवन बाय हिम। अब यहाँ पे इसमें अंतर है कि अब यहाँ पे टू लगेगा या फिर आपका वाई लगेगा। तो देखिए जी, यहाँ पे गिवन के साथ क्या लगेगा, वाई लगेगा। गिवन आपकी कैसी वर्ब है, आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। और इसके बाद मुझे सीधा ये क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्ट लिखना होता है। और अगर आपका हिम अगर आपका स्टार्टिंग में दे रखा है तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे, वाई लगाएंगे। तो गिवन के साथ आप टू नहीं लगाएंगे। हाँ, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है, वो ध्यान में रखेंगे, वो एक हार्ड टफ वन बन जाता है। तो ये चीज़ें आपने चेक करनी है, ऐसी कौन कौन से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में वर्ड होते हैं जिनके बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है, वहाँ पर कभी भी बाय नहीं आता है। ठीक है जी? तो ये आपने ध्यान रखना। जैसे एस्टोनिश्ड आ जाए तो उसके साथ एट ही आता है, कभी भी बाय नहीं आएगा। ऐसे कुछ और भी वर्ड हैं, जैसे लिसन वाला वर्ड आ जाएगा तो वहाँ पे टू लगेगा। जैसे यहाँ पे होता है ना, लिसन टू हिम हो जाएगा, फिर आपका तब कभी भी आपका लिसन बाय नहीं आएगा। तो ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनके बाद वही वाली प्रीपोजिशन लगाई जाती है, बाय नहीं लगता है फिर। कुछ ऐसे सम क्वेश्चंस होते हैं, सम वर्ड्स हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन रहती है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एक्टिव टू पैसिव वॉइस से लिया गया है। तो हु वॉट द बुक, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क में होना चाहिए, सभी क्वेश्चन मार्क में। चलो जी, पहली कंसेप्ट क्लियर है। दूसरा कि डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट हो रहा है तो मुझे स्टार्टिंग भी किससे करनी है, डब्ल्यू एच फैमिली से। और हु एक ऐसा वर्ड है जिसका क्या बनता है, बाय होम बनता है। अब देखिए जी, कहाँ कहाँ से बाय होम से स्टार्टिंग हो रही है। तो एक दिख रहा है मुझे और दूसरा दिख रहा है, बाकी दो ऑप्शन खत्म हो गए आपके यहाँ से। ठीक है जी। अब टेंस पहचानते हैं। अब टेंस पहचाना तो बॉट लगी है बी की सेकंड फॉर्म। अगर बी की सेकंड फॉर्म लगी है तो इसे मुझे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो बी की थ्री फॉर्म चाहिए। बी की थ्री फॉर्म के साथ मुझे क्या चाहिए, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब। तो वो क्या लगेंगे, वॉज एंड वर पास्ट के इंडेफिनिट के अंदर। बाकी वही वाला होगा कि यहाँ पे क्या लिखा होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया होगा, और यहाँ पे बाय के साथ हम क्या लिखेंगे, आपका जो भी सब्जेक्ट रहा होगा। ठीक है जी। अब देखिए, अब इसे मैंने किया वॉज एंड वर, तो यहाँ पे तो हैड आ गया ना, तो हैड तो चाहिए नहीं, तो मुझे क्या चाहिए था, वो चाहिए था। तो सॉरी, ये भी नहीं बना आपका। अच्छा, बॉट द बुक ना, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। बाय होम आपका बॉज नहीं आएगा, बॉट बाय होम, बाय होम। अच्छा, ये वाला पहला और लास्ट वाला था ना, ये तो ख़त्म था। बाय होम वॉज द बुक वॉट, ये वाला बनेगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, हैड तो चाहिए नहीं, ये वाला तो गलत हो गया आपका ऑप्शन। तो यानी कि ये पहला पहले ही गलत है, ये भी गलत है, इसे नहीं देखना है मुझे। अब मुझे देखना है बाय होम वाला वॉज, अब यहाँ पे दे रखा है वॉज, जो आपका राइट बनेगा वो है आपका डी वाला। इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर प्रॉपर नाउन्स। अब प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, ये सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये पार्ट ऑफ स्पीच के लिए, कि पार्ट ऑफ स्पीच जैसे आपको दे रखा है ना, पार्ट ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन बनता है, तो वैसे ही आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो व्हाट आर द नाउन, तो नाउन्स क्या होते हैं, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे। अच्छा, प्रॉपर नाउन्स में हमने पढ़ा था कि किसी व्यक्ति का स्पेसिफिक नेम, यानी कि किसी चीज़ को स्पेशल बनाने के लिए अगर हमने कोई नेम डिसाइड रखा है, जैसे मेरा नाम श्याम है, तो मुझे बाकियों से डिफरेंट बनाने के लिए मेरा टाइटल क्या दे रखा है, हमें श्याम बोला गया है। जैसे घर में और भी तो मेंबर हैं, और भी तो लड़के होंगे ना, जैसे मेरे भाई हैं, तो उन भाइयों और मुझे अगर बोलना होगा तो मेरे नाम करके पुकारा जाएगा ना, कि श्याम इधर आओ, या राम तुम उधर जाओ। इस तरीके के नाम से हम क्या करते हैं, उनको संबोधित करते हैं। तो यानी कि जब नाम दे रखा होगा ना, तो वो आपका स्पेसिफिक नेम हो जाता है। यानी कि दोनों चीज़ों में हमें अंतर बताने के लिए। ठीक है जी। जैसे हमें रिवर्स दे रखी होती हैं, रिवर्स के नेम होते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती। इन सभी में ना मुझे अलग अलग बताने होंगे ना, कि किस नदी का पानी सबसे पवित्र है, किसको पूजते हैं, कौन सी पूजनीय नदी है। वैसे तो सभी नदियाँ हैं, तब नदी कौन सी होगी तो मुझे उसका नाम बताना पड़ेगा ना, कि गंगा नदी है।
ठीक है, वो हमारे लिए पवित्र है, तो वो वैसी आएगी आपकी। तो इसका मतलब है कि ये आपकी क्या है, स्पेसिफिक आइटम्स होती है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आपने चेंज करना है यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस के अंदर आपने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, यानी कि नरेशन से क्वेश्चन है। तो नरेशन से क्वेश्चन है, द बॉय सेड टू फ्रूट सेलर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आर ऑल दीज मैंगोज स्वीट। अब ये क्वेश्चन मार्क वाला है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन मार्क वाला है। अब एक्टिव टू पैसिव वॉइस में जब हमने कन्वर्ट किया था, अगर एक्टिव आपकी क्वेश्चन मार्क थी तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन मार्क है। अब आपने अंतर क्या रखना है ध्यान में, और यहीं पर कन्फ्यूजिंग होती है कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में जब भी करेंगे ना, तो मतलब क्या, अगर क्वेश्चन मार्क दे रखा होगा ना डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमें क्या बनाना है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनाना है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना है, सॉरी, अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस या नॉर्मल सेंटेंसेस में बनाना है। ठीक है जी, पहला पॉइंट इतना क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा, सेंटेंसेस नॉर्मल सेंटेंसेस बनेगा। दूसरा, अगर क्वेश्चन मार्क दे रखा है ना आपको, अगर जब भी क्वेश्चन मार्क आए ना, तो हमेशा एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि इसको जब भी चेंज करते हैं ना, तो आपके कुछ कंजक्शन चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा कि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब आएगी ना, क्वेश्चन में यहाँ पे लिखता हूँ, अगर क्वेश्चन मार्क है और अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या आएगी, रिपोर्टेड वर्ब होती है, यानी कि आपका से टू की जगह पे क्या आएगा, यानी कि सेड टू की जगह पे क्या आता है, आपका आस्क्ड आता है। हमेशा ही क्या आएगा, आस्क्ड आएगा क्वेश्चन मार्क के केस में, जब भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होगा। तो देखिए, इस ऑप्शन में भी आस्क्ड आया है, इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, इसमें भी आया। तो चलो जी, इससे तो मेरा आंसर नहीं बना। पहला पॉइंट आपको भी क्लियर हुआ। नंबर 2 पॉइंट पे आपने ध्यान में रखना है कि ये जो आपने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाया ना, इसकी जगह पे हमें क्या लगाना होता है, कंजक्शन। अब आपने ध्यान में रखना है कंजक्शन, कि जब भी क्वेश्चन मार्क हो डायरेक्ट स्पीच, तो कंजक्शन क्या लगता है हमारे पास आपका, पहले क्या हुआ करता था, जब नॉर्मल सेंटेंसेस होते थे तो वहाँ पे हम दैट लगाते थे, बट अब दैट ना लगाकर अब क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे इफ़ लगाएंगे। इफ़ नहीं होगा तो हम क्या लगाएंगे, वेदर लगाएंगे। या फिर वेदर भी ना हो, इफ़ या वेदर ना हो, अगर डब्ल्यू एच फैमिली से अगर मेरा पूछा गया है क्वेश्चन, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, डब्ल्यू एच फैमिली से भी हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो पहले दो आपके बने, जब आपके यहाँ पे कोई भी डब्ल्यू एच फैमिली से नहीं दे रखा है, तो क्या पुट किया जाएगा, या तो इफ़ या तो आपका वेदर पुट किया जाएगा। अगर होता है यहाँ पे वाई या वट या वेयर, तो आप ना तो वहाँ पे इफ़ पुट करेंगे, ना ही वेदर पुट करेंगे, वहाँ पे क्या पुट करेंगे आप, डब्ल्यू एच फैमिली वाला वही वाला सेम वर्ड आप पुट कर देंगे यहाँ पे एज अ कंजक्शन के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या पुट किया, इफ़ पुट किया, इसी में भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, यानी कि यहाँ तक का सेंटेंसेस सभी में क्या है आपका, सिमिलर है। ठीक है जी। अब आगे वाला देखेंगे। अब आगे वाला हमें टेंस भी पता होना चाहिए कि टेंसेस किस प्रकार से चेंज होते हैं। पहली बात कि ये मैंने जैसे चेक किया, ये ऊपर वाला कि ये आपका किस में दे रखा है, प्रेजेंट में दे रखा है, टेंस आइडेंटिफाई नहीं हुआ है मुझसे। क्योंकि अगर टेंस होता तो आर के बाद क्या लगता, आईएनजी वाली फॉर्म लगता, तो मैं बोलता कि कॉन्टिन्यूस टेंसेस है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है। बट आर से मुझे इतना पता चल रहा है कि ये आपका प्रेजेंट का है। बट मैं आगे का जो इसका सब कैटेगरीज टेंसेस है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि वर्ब कहाँ है, यहाँ पे वर्ब ही नहीं है। जैसे बोलता है ना, मैं आई एम हैप्पी, या शी इज़ मोहन, इस तरीके, सॉरी शी इज़ सीता, इस तरीके से अगर हम बोलेंगे, तो वो बताते हैं ना, जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूँ यहाँ पे, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अब मैंने ये वाला जो सेंटेंस बोला ना, ये मैंने प्रेजेंट में बोला है, मेरे पास एक कार है ना। अब ये आपका जो है ना, ये आइडेंटिफाई करवा रहा है प्रेजेंट में, बट आपकी मेन वर्ब तो मैंने बोली नहीं। मैं तो ऐसे भी बोलूँगा ना, आई हैड अ कार, आई हैड अ कार, ये पास्ट में बोल दिया कि मेरे पास कार थी। तो वो वाले वर्ड होते हैं, इज़ आपका क्या बताता है, आपका प्रेजेंट को, आर भी प्रेजेंट को। बट अगर आप वॉज एंड वर यूज़ करेंगे एज अ मेन वर्ब के तरीके से, तो वो आपका पास्ट के बारे में इंडिकेशन देते हैं। ठीक है जी। तो अब बोला गया है कि आपने मैंने यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया, ये प्रेजेंट में है। अगर ये प्रेजेंट में है तो बनेगा किस में, प्रेजेंट को जब भी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो किस में बनेगी, आपकी पास्ट में बनेगी। ठीक है जी। तो देखिए जी, यहाँ पे आर तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट स्पीच बोल रहा हूँ आज, तो सुनने वाला इनडायरेक्ट स्पीच क्यों होती है, जैसे कि
मैं आपके सामने जैसे अभी बोल रहा हूँ, जब आप बताएँगे किसी और थर्ड पर्सन को कि सर ने इस तरीके से पढ़ाया था, तो वो आपकी बनती है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच होती है जैसे अभी आप सुन रहे हैं, तो वो डायरेक्ट स्पीच है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। जब आप ही मेरी वाले कथन को किसी और के सामने रिप्रेज़ेंट करेंगे ना, तो वो आप अपने वर्डिंग में बोलते हैं। कि आप ऐसे तो ना बोलेंगे जैसे मैंने यहाँ पे बोला आई, तो आप बोलेंगे कि नहीं सर ने ऐसे बोला था। अभी तो मैं आप अपने लिए क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं, बट जब आप अपने वर्डिंग में मेरी वाली बात दोहराएँगे तो आप बोलेंगे कि सर ने ऐसा बोला था। तो यानी कि वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गई, ठीक है? तो यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच कब होगी? क्योंकि आप जब किसी को सुनाएँगे तो वो बात पहले ही हो चुकी है, तो वो तो चली गई ना पास्ट में। अगर पास्ट में चली गई है तो ये तो आपका नहीं बनेगा ना आपका, ये तो प्रेज़ेंट में ही रहा है। तो मेरा आंसर हो सकता है वर्ब भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और आपका हैड हो सकता है क्या? तो हैड यहाँ पे नहीं होगा, इसकी जगह पे मुझे या वाज़ या वर दिखने चाहिए इज़ और आर के कंपेयर में, ठीक है? हैड कब होता जब मेरा ऊपर डायरेक्ट स्पीच में क्या आया होता, हैव आया होता, तब मुझे हैड दिखना चाहिए था। यानी कि कहीं न कहीं मेरे पास 2 ऑप्शन क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है जी? अब दूसरा केस ये है, अच्छा अगली वाली स्लाइड के अंदर देखते हैं कि स्लाइड हो, तो हम स्लाइड लेते हैं। अच्छा स्लाइड नहीं है बट मैं यहीं पे बता देता हूँ कि कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं, चलो इसको मैं इरेज़ कर लेता हूँ ना यहाँ से। देखिए जी, होता क्या है ना कि कुछ वर्डिंग ऐसे भी होती है जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम करेंगे ना, तो वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जिन्हें हम आपका रेफर ऑफ टाइम बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, वो क्या होते हैं आपके चेंजेस होते रहते हैं। जैसे जैसे अगर हम बोलेंगे ना दीज़, इसे जब इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे ना तो इसका बनता है दोज़। जब होगा दिस, इसका बनता है आपका दैट। और होगा आपके पास दिस डे, तो इसका बनता है दैट डे। और होगा आपके पास अगर हियर, तो होता है इसका देयर। और अगर होगा नाउ, तो इसका बनता है देन इनडायरेक्ट स्पीच में। और अगर होगा आपके पास टुडे, तो इसका बनता है दैट डे, ठीक है जी। या फिर होगा आपके पास यस्टरडे, तो इसका बनता है द डे बिफोर, ठीक है जी। अगर होगा अगो, इंपॉर्टेंट वर्ड है अगो, अगो आएगा तो इसका बनता है इनडायरेक्ट में बिफोर। टुनाइट होगा, इसका बनता है दैट नाइट, ठीक है जी। इस तरीके के कुछ वर्ड रहते हैं जो चेंज हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे मुझे क्या मिला था, दीज़ मिला था ना, तो दीज़ का क्या बनेगा, दोज़ बनेगा। दीज़ का दीज़ नहीं बनेगा, दोज़ बनेगा, तो राइट आंसर क्या बन गया मेरे पास, सी बन गया। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर ना मैक्सिमम सारे के सारे क्वेश्चन मार्क वाले ना, और आपके मैक्सिमम जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं ना, वो सारे के रूल्स मुझे ध्यान में रखने पड़े। मैंने सारे ही बता दिए आपको यहाँ से। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे बताए। सबसे पहले स्टेप में मैंने बताया कि क्वेश्चन मार्क होगा, तो ये जो सैड टू होता है ना, ये किस में कन्वर्ट होता है, ये आस्क्ड में कन्वर्ट होता है। दूसरी बात कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम क्या लगाते हैं, या तो इफ लगाते हैं या वेदर लगाएंगे, या डब्ल्यू एच फैमिली वाला अगर दे रखा होगा इसके आगे, तो वही वाला सेम वर्ड लगा देते हैं। दूसरी बात कि अगर क्वेश्चन मार्क में है तो इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि मैं आपकी सीधी डायरेक्ट ही हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर दूँ, नहीं, मुझे सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करना है। तो सब्जेक्ट क्या था, ऑल दीज मैंगोज, प्लूरल था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, या तो व लगेगा या तो ब लगेगा। दूसरी बात है कि प्रेजेंट में था तो ये किस में बनेगा, पास्ट में बनेगा, इसलिए प्रेजेंट में नहीं बना। और परफेक्ट में भी नहीं बनेगा क्योंकि परफेक्ट में बोला ही नहीं है। और यानी कि आपका हैव दे रखा होता तो हैड यूज़ करता, तो यहाँ पे वर यूज़ होना था। दूसरी बात कि यहाँ पे दीज दे रखा था, जो चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट में तो वो बनता है दोज। तो ये सारे मैक्सिमम रूल यहाँ पे कन्वर्ट हुए हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी आर ऑफरिंग सोल्यूशन डैश अ प्राइज ऑलमोस्ट एनी वन। अब देखिए ना यहाँ पे आपका ये दे रखी है, आपकी कुछ फ्रेज हैं, कुछ फ्रेज हैं वो फिक्स हैं, वो चेंज नहीं होती हैं। और ये जो रूल्स आया है ना, ये आर्टिकल से आया है। आर्टिकल के टॉपिक में कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं वो अपने साथ क्या लेते हैं, फिक्स फ्रेज लेते हैं, कि वो वैसे ही आते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा ना यहाँ पे, जैसे एट अ प्राइस होता है, ये एक पेयर होता है, हमेशा ही आप एट अ प्राइस ही बोलेंगे। जब भी अगर प्राइस के साथ आर्टिकल लगा होगा ना, तो आप यूज़ करेंगे वहाँ पे एट प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, तो यानी कि राइट आंसर बनेगा आपका बी इसका।
अच्छा, होते कैसे-कैसे हैं ये आपके? तो इसको इस प्रकार से भी होते हैं, कौन-कौन से वर्ड ऐसे होते हैं जो आर्टिकल के साथ आते हैं और आपकी फिक्स प्रीपोज़िशन रहती है इनके साथ। तो फॉर अ स्विम होता है, ठीक है जी। फॉर अ वॉक होता है, फॉर अ रेस्ट होगा, फॉर अ राइड होगा। तो यानी कि यहाँ पे अ स्विम, अ वॉक, अ रेस्ट, तो इनके पीछे अगर पूछा जाएगा ना कि क्या भरा जाएगा, तो ये फिक्स होता है कि फॉर ही लगने वाला है यहाँ पे। कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जिनके साथ हम कई बार क्या करते हैं, आर्टिकल लगा देते हैं, बट वो आर्टिकल वहाँ पे लगता नहीं है। कुछ ऐसी भी फ्रेजेस होती हैं, जैसे कि अभी मैंने पीछे भी बताया था कि वाय द कार हम लिखना बेटर समझते हैं, बट वाय द कार कभी भी नहीं होता है, क्योंकि द नहीं आता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए हम सीधा एक वर्ड बोलेंगे वाय कार, और ये वाला बिल्कुल सही होता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट होता है वो है आपका इन डेंजर। तो ये वाला वर्ड भी ध्यान रखेंगे कि डेंजर से पीछे क्या आएगा, आपका इन आएगा। ये भी फ्रेज होती है, इन अ डेंजर कभी भी नहीं होता है। वहाँ पर भी हम कई बार क्या करते हैं, आर्टिकल पुट कर देते हैं, वहाँ पे आर्टिकल नहीं पुट होता है। अब कौन-कौन से होते हैं इसमें, इसके अलावा एक वर्ड होता है सेट ऑन फायर, ये वाला होगा। एक और होगा बाय द मिस्टेक, बोलते हैं हम कई बार ना, बाय द मिस्टेक। बाय द मिस्टेक नहीं होता है, बाय मिस्टेक होता है। ठीक है जी। इन हैंड होता है, इन अ हैंड नहीं होता है, इन हैंड। हम यहाँ पर भी आर्टिकल अ पुट कर देते हैं। ठीक है जी। चलिए जी। अच्छा, एक और भी था आपका, जैसे एट होम। एट अ होम नहीं बोलते हैं कभी भी, एट होम ही बोलेंगे सीधा डायरेक्ट एक वर्ड में। तो जब भी ऐसे कुछ वर्ड आते हैं ना, ये फ्रेज़ होती हैं। ये फ्रेज़ याद ही करनी पड़ती है, इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं होता है। हमें ध्यान में रहनी चाहिए कि इन वाली प्रीपोज़िशन के पहले या इस फ्रेज़ से पहले आपका कौन-सा आर्टिकल लगता है या कौन-सी आपकी प्रीपोज़िशन लगाई जाती है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे आर वेरी ग्रेटफुल डैश योर काइंडनेस। अच्छा, ग्रेटफुल है आपका, ग्रेटफुल। ग्रेटफुल फॉर समथिंग होता है। समथिंग मतलब यानी कि कोई भी चीज़, जैसे हेल्प ले लेते हैं। दे आर वेरी ग्रेटफुल, ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, यानी कि फॉर योर हेल्प, आपकी हेल्प के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यानी कि वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फॉर, ग्रेटफुल फॉर समथिंग। समथिंग आएगा वर्ड इसके लिए ना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर कलाम इज़ न्यूटन ऑफ इंडिया। जो अब्दुल कलाम के लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया है, वो है कि वो न्यूटन ऑफ इंडिया है। अब मैंने ये पिछले वाले मॉक के अंदर आपको बताया था कि ऐसा जब भी आ जाए ना, आपको डेफ़िनेट बना दिया जाए कि वो कहाँ का न्यूटन है। मिस्टर कलाम क्या है आपके, न्यूटन है, बट कहाँ के हैं वो, इंडिया के न्यूटन हैं। तो क्या पुट होगा? तो थोड़ा बताना मुझे, क्या पुट हो सकता है यहाँ पे? ऑलरेडी किया है हमने मॉक 2 में। और अच्छे से बताया मैंने मॉक 2। जिसने नहीं देखा है मॉक 2, तो वो पहले मॉक 2 देखे, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि कब आपका यहाँ पे आर्टिकल अ आएगा, कब आपका आर्टिकल द आएगा, कब आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, इस वाले केसेस के लिए किसी के नाम के साथ। क्योंकि प्रॉपर नेम के साथ हम कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, बट कुछ रीज़न्स हैं जिनके साथ हम कभी-कभी आर्टिकल अ भी लगाते हैं, कभी-कभी आर्टिकल द भी लगाते हैं। आर्टिकल अ लगाते हैं जब मुझे सिर्फ़ कहाँ पे क्या बतानी होगी आपकी, सिर्फ़ क्वालिटी बतानी होगी कि आप उसके जैसे हैं, मिस्टर कलाम न्यूटन के जैसे हैं, बस इतना बोलना होगा। किंतु द आर्टिकल लग जाएगा जब मैं बोल दूँगा कि जो मिस्टर कलाम हैं, इंडिया के न्यूटन हैं। यानी कि इंडिया का इन्हें क्या बोला जाता है, न्यूटन बोला जाता है। या तो यानी कि एक जगह स्पेसिफिक बता दी, वो वहाँ के न्यूटन हैं। तो यानी कि आर्टिकल द लग जाएगा यहाँ पर भी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मैन यू सा हर यस्टरडे इज़ माय अंकल। देखिए जी, यहाँ पे क्या आएगा? चलिए जी, बताओ यहाँ पे। यानी वह आदमी जिसे आपने कल देखा था, वह मेरे एक अंकल हैं। ठीक है जी, तो ये वाला बन रहा है ना आपका यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, तो वो आदमी जो जिसे आपने कल देखा था, तो क्या आप उस आदमी को जानते थे पहले? नहीं जानते ना, यानी कि आपका यहाँ पे क्या पुट किया जाएगा, इंडेफिनिट पहली बार है। कि आप जो आपने कोई इंसान देखा था, आप पहली बार इंट्रोड्यूस करें ना किसी आदमी को। अगर आपने पहली बार इंट्रोड्यूस किया, तो आप आर्टिकल क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, आर्टिकल या तो ए या तो एन। यहाँ पे साउंड क्या थी, एम म से थी, इसलिए हमने आर्टिकल पुट कर दिया ए। अब दूसरा था अंकल। अब यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, यस्टरडे इज़
अंकल मैंने उस क्या थे, वो मेरे एक अंकल थे। तो यानी कि यहाँ पर भी क्या पुट करेंगे, आप इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपका आर्टिकल एन पुट कर देंगे। तो यानी कि यहाँ पे बना क्या, ए और एन पुट किया। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि जिसने क्लासेस लगाए होंगे उसको पता होगा कि मैंने बताया था कि अगर हमारे पास ब्लड रिलेशन आ जाए, जिस चीज़ को मैं पहले से जानता हूँ, तो उसके लिए तो जिस चीज़ को मैं पहले से जानता हूँ उसके लिए तो मैं आर्टिकल द यूज़ करूँगा। किंतु अगर मैं किसी चीज़ को जानता ही नहीं हूँ, मेरे लिए वो पहली टाइम इंट्रोड्यूस हो रही है, तब मैं आपका आर्टिकल ए लगाएंगे और एन लगाते थे। बट कहीं ना कहीं अंकल तो मैं पहले से जानता था ना। बट यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि ये जो रेफरेंस दिया जा रहा है ना, वो इस आदमी के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है, क्योंकि उस आदमी ने देखा है। जिस आदमी ने क्या किया है, जिस आदमी को देखा है वो मेरे क्या थे, अंकल हैं। यानी कि उस आदमी ने जिस आदमी को देखा, तो पहली बार वो आदमी, उसे क्या पता कि वो मेरे अंकल हैं या नहीं, वो तो मुझे पता है ना। तो यानी कि यहाँ पे मेरे द्वारा कोई भी कथन नहीं बोला जा रहा है। ठीक है। अब इसी का ना मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो ये चीज़ें। जैसे मैं बोलूँगा द मैन इन वाइट शर्ट इज़ माई ब्रदर, इज़ माई ब्रदर। अब मैंने यहाँ पे आर्टिकल द ही क्यों बोला? मैं यहाँ पे तो भी यूज़ कर सकता हूँ ना, क्योंकि किसी यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है आपका आर्टिकल के लिए, आर्टिकल फर्स्ट टाइम। बट जो वाइट शर्ट में है ना, वो क्या है, मेरा भाई। तो मैं अपने भाई को क्या पहली बार जानूँगा? नहीं जानूँगा ना। यानी कि जो खड़ा है ना, वो गेट पे खड़ा है, वो मेरा भाई है। मेरा भाई मैंने तभी बोला ना जब मैं उसे जानता हूँ। यानी कि किसी चीज़ को हमने टाइटल दे दी ना कि जो वहाँ पे गेट पे खड़ा है वो रोहित है। मुझे कैसे पता कि उसका नाम रोहित है? यानी कि मुझे पहले से ही वो क्या है, चीज़ें पता हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर हम क्या लगाते हैं, आपका आर्टिकल द लगाते हैं, क्योंकि वो चीज़ मुझे पहले से ही क्या है, पता है। चाहे अंकल हो, चाहे ब्रदर हो, चाहे आपकी सिस्टर हो, चाहे मदर हो, चाहे आपका फादर हो। अगर ऐसे रेफ़रेंस आते हैं आपके, तब हमेशा ही आपका आर्टिकल क्या आता है, द आता है। यानी कि उस चीज़ को तो मैं पहले से ही जानता हूँ। ठीक है? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे वर एंग्री विद डैश फॉर देयर सिली मिस्टेक। अब देखिए, इंपॉर्टेंट रूल है प्रोनाउन का कि यहाँ पे क्या पुट किया जाएगा। तो यहाँ पे सेल्फ लिखा है, यहाँ पे सेल्फ्स लिखा है। सेल्फ मतलब क्या है ये? यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं, आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के टॉपिक में आया है कि यहाँ पे कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पुट किया जाएगा। तो पहली बात की कि दे के बाद मुझे यहाँ पे क्या पुट करना था, ऑब्जेक्ट पुट करना था। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, मुझे दे रखे हैं प्रोनाउन के, तो यहाँ पे इसी टाइप का सेम पर्सन यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यूज़ कर देंगे। तो दे आपका प्लूरल है, प्लूरल से क्या बन जाएगा यहाँ पे, आपका प्लूरल, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो वो कौन सा बनेगा, सेल्फ्स, देम सेल्फ्स बनता है। तो ये इसका जो राइट आंसर बना वो बना बी। बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये मैं चार्ट ही ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको जल्दी से याद रहे। एक सिंगुलर होते हैं, एक प्लूरल होते हैं। मैंने देम सेल्फ ही क्यों पुट करा? तो फर्स्ट पर्सन होता है आपका माय। अगर ये सिंगुलर होगा तो हम लगाएँगे सेल्फ, सिंगुलर होंगे तो हम लगाते हैं सेल्फ। अगर ये प्लूरल हुआ, जैसे वी प्लूरल है, तो ये हम यहाँ पे लगाएँगे सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स बोलेंगे। कभी भी आवर सेल्फ नहीं बोलेंगे। सेकंड पर्सन में आता है आपका यू, यानी कि यू से बनेगा योर सेल्फ। और एक और भी बनता है योर सेल्फ्स भी होगा, कहीं-कहीं पे आपको मिलेगा। सिंगुलर के तरीके से हम बोलेंगे योरसेल्फ बोलेंगे, प्लूरल के तरीके से हम क्या बोलेंगे, योरसेल्फ बोलेंगे। और थर्ड पर्सन के अंदर हमें क्या मिलेगा आपका, थर्ड पर्सन के अंदर मिलेगा हमें, जैसे ही से क्या बनेगा, आपका हिमसेल्फ। ठीक है। इसके अलावा हिमसेल्फ के बाद क्या मिलेगा हमें, हर सेल्फ मिलेगा। हर सेल्फ के बाद क्या मिलेगा हमें, इट सेल्फ भी मिल सकता है। और प्लूरल सिर्फ एक ही है, वो है आपका देम से क्या बनेगा, देम सेल्फ्स बनेगा। तो ये आपने चार्ट थोड़ा-सा ध्यान में रखना है कि किस तरीके से बनती हैं। अब टॉपिक आया है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता कब है। जैसे मैं बोलूँगा कि आई एन्जॉय द पार्टी, ये वाला बोला, बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा है। बट मैं यहाँ पे बोलूँगा आई एन्जॉय मी, ये सेंटेंस ही गलत है।
अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की नीड क्या पड़ी है कि आई के बाद मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट में सेम पर्सन सेम पर्सन। मी किससे बनता है, आई से बनता है, यानी कि आई से क्या बना है, मी। जब भी इस तरीके का केस आ जाए ना यहाँ पे पुट करने के लिए, तो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा। और यहाँ पे मी के लिए मैं क्या रिप्रेजेंट करना चाहूँगा, यहाँ पे माई सेल्फ। ठीक है जी, कि मैंने खुद को पार्टी में क्या किया या मैंने खुद को एंजॉय किया। जैसे हम बोलते हैं ना कि आई सा माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा। चाहे मिरर में देखा, इन द मिरर बोल देंगे, आगे इन द मिरर बोल देंगे। या तो मैंने मिरर में देखा या कहीं और खुद को देखा। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे आई लव यू, ये वाला वर्ड बोलते हैं ना, आई लव यू। अब यहाँ पे तो ये सेम सेम नहीं आया ना, इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। ठीक है जी, कब लगेगा, जब मैं बोलूँगा आई लव मी बोल दूंगा, तो क्या मतलब इसका, यानी कि मैं खुद से प्यार करता हूँ, यही बोलना चाहते हैं ना। तो जब भी ऐसा सेंस आए ना, तो अगर ये भला सेम सेम आ जाए, फर्स्ट पर्सन जो दे रखा है, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट में प्रोनाउन दे रखा है और ये भी आपका सेम पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है। इस केस के अंदर क्या है आपका कि आई के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे मी ना यूज़ करते हुए माई सेल्फ यूज़ करूँगा, इस तरीके से। जैसे शी किल्ड हर सेल्फ, उसने खुद को मार लिया। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है खुद के लिए। जब आप खुद के लिए कोई वर्ड यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। चलिए जी, जल्दी से करते हैं आगे क्वेश्चन, थोड़ा बड़ी लंबी क्लास चली जाएगी ऐसे, तो थोड़ा रिड्यूस करते हैं। हाँ, अगर आपको ना एक चीज़ और, कि अगर आपको ऐसे मज़ा आ रहा है ना, कि जैसे बोलते हैं ना कि एन्जॉय भी होना चाहिए साथ में क्लास के अंदर। ऐसा क्या है कि क्लास बड़ी लंबी हो जाएगी आपकी। कंसेप्ट तो बता रहा हूँ, मेन पर्पस मेरा यही है कि मैं आपको कंसेप्ट भी साथ-साथ में क्या ब करूँ, बताता चलूँ कंसेप्ट भी। बट होगा क्या ना, इससे आप बोर ना हो जाएँ, तो मुझे बता दीजिएगा कि अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। अगर आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं आप बोर हो रहे हैं, क्लास पूरी अटेंड नहीं हो पा रही है आपसे, तो मैं जल्दी से क्या करूँगा, आपके आंसर लगा दूँगा। ठीक है जी? अब इसका कंसेप्ट लगाने का पर्पस यही है, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा इसकी, और मैं पीडीएफ डाल भी रहा हूँ, तो वो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जिसको लगता है कि वो फास्ट स्पीड अप में सुन सकता है, देख सकता है, और जिसके कंसेप्ट नहीं होंगे ना अच्छे, तो वो उसको देख सकता है पूरा। ठीक है? सीक्वेंस में देखना है, आराम से देखना है, नई चीज़ें समझ में आएँगी तो कमेंट में बता देना, मैं वहाँ पर भी रिप्लाई दे दूँगा। चलिए जी, क्वेश्चन देखते हैं पूछा क्या है। इसमें एरर रिक्वायर्ड है, यानी कि एरर फाइंड आउट करनी है। बोला है हैव यू बीन मोर केयरफुल द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवर्टेड। अब इसमें मुझे क्या ढूँढनी है, आपकी एरर ढूँढनी है। देखिए ये ना आपका एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवर्टेड इफ़ यू बीन मोर केयरफुल। अब ये क्या है ना आपका, जैसे बोलते हैं ना, एक आपकी कंडीशनल है, और एक कंडीशनल किसकी है, इन्वर्टेड कंडीशनल है। कौन सी कंडीशन है आपकी, बोलते हैं ना कि एक कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, उसके अंदर है आपका आपका इन्वर्टेड कंडीशंस। अच्छा, लगती कहाँ पर है आपकी, तो जहाँ भी एक आपकी क्लॉज जो होगा मॉडल आया हो, तो दूसरा आपका किस में होना चाहिए, आपका पास्ट में होना चाहिए। अब देखिए एक क्लॉज में मुझे क्या मिल रहा है, आपका कुड दिख रहा है ना, यानी कि एज अ मॉडल। अगर ये मुझे मॉडल दिख रहा है ना इस क्लॉज के अंदर, तो दूसरा क्लॉज मेरा जो होना चाहिए ना, तो वो किस में बनना चाहिए, मेरा पास्ट में बनना चाहिए। तो ये आपकी इन्वर्टेड है, ये रूल लिखवा रहा हूँ मैं आपको। इन्वर्टेड आपका कंडीशंस है, यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस जब आप पढ़ेंगे ना, उसके अंदर आप इन्वर्टेड कंडीशंस पढ़ेंगे। इसमें बोला जाएगा कि एक क्लॉज क्लॉज एक अगर आपका मॉडल में है, मॉडल दे रखा है, तो जो दूसरा क्लॉज होगा ना, वो हमेशा ही किस में बनेगा, पास्ट में बनेगा। तो देखिए पास्ट में बनना चाहिए, इफ़ यू हैव बीन, सॉरी, अच्छा देखिए कहाँ गया, ये वाला रहा। इफ़ यू हैव बीन, ये तो प्रेजेंट में है, ये भी हैव लगा प्रेजेंट में है। आपका कुड, अब देखिए ये सेम सेम आ गया ना, मैंने बोला ही नहीं कि एक मॉडल में आया तो दूसरा भी मॉडल होगा, कि यानी कि यहाँ पे मॉडल आ जाए, तो ये भी तो नहीं आएगा ना। अगर मॉडल यहाँ दे रखा है, तो एक और मॉडल पीछे क्या करेगा, सेम सेम मॉडल क्यों आएंगे। तो पीछे वाला जो रहेगा कंडीशंस है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, आपका राइट आंसर बी लगेगा, हैड यू बीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुनाइट्स गेम वॉज डैश बिकॉज ऑफ द रेन। अच्छा, ये फ्रेजल वर्ब हैं आपकी, जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ना, फ्रेजल वर्ब हैं। अब फ्रेजल वर्ब में क्या होता है कि हमें मीनिंग पता होना चाहिए। तो मीनिंग क्या है आपका,
जैसे स्ट्रक ऑफ होता है, इसका मतलब होता है हटाना, किस चीज़ को हटा देना। यानी कि गेम को हटाने का सेंस तो बन नहीं रहा है कि गेम को हटा देंगे रेन के टाइम पे। यानी कि कॉल्ड ऑफ होता है रद्द कर देना, रद्द करना, यानी कि उसे पोस्टपोन कर देना, एक प्रकार से कैंसल कर देना, रद्द कर देना। तो कॉल्ड ऑफ यहाँ पे राइट आंसर दिख रहा है मुझे कि टूनाइट्स गेम वॉच क्या हो गई, पोस्टपोन हो गई, यानी कि कॉल्ड ऑफ हो गई बिकॉज ऑफ द रेन या ड्यू टू द रेन, यानी कि किसके कारण, रेन की वजह से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर भरा वो था आपका भी फ्रेजल वर्ब से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यह है आपका हैविंग वर्कड रियली हार्ड इन द ऑफिस विकास डिड नॉट गेट द मैच एक्सपेक्टेड प्रमोशंस। चलिए जी, तो ये जो आपका आया है ना क्वेश्चन, तो ये आपका है, जैसे हम बोलते हैं ना आपका इन स्पाइट आएगा, ऑन आएगा या सिंस आएगा, डिस्पाइट ऑफ आएगा। अब देखिए पहली बात कि यहाँ पे जो आंसर बन रहा है वो है आपका कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट है। अब देखिए कॉन्ट्रास्ट होते क्या है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है एक सेंटेंस से अगर आप पॉजिटिव है तो दूसरा सेंटेंस से मेरा क्या बोलेगा, नेगेटिव बोलेगा। इसके लिए मुझे या तो इन स्पाइट ऑफ आएगा या तो डिस्पाइट ऑफ आएगा, यानी कि के बावजूद। मतलब क्या होगा, के बावजूद। तो डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ जैसा वर्ड नहीं लगाते हैं, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इन स्पाइट ऑफ लगाते हैं। तो यानी कि जो बनेगा आपका इन स्पाइट ऑफ। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रीपोजिशन के अंदर आता है ये भी साथ में, इन स्पाइट। इन दोनों के बीच का मतलब क्या है, आपके दोनों का मतलब क्या है आपका, सेम है, के बावजूद, इस चीज़ के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का भी और के आपका डिस्पाइट का भी मतलब क्या है, के बावजूद। अब ये दोनों ही क्या थे आपके, कॉन्ट्रास्ट वर्ड है दोनों ही। यानी कि एक में पॉजिटिव बात बोली गई होगी तो दूसरे में क्या बोली जाएगी, नेगेटिव बात बोली जाएगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कॉमा लगाएंगे, फिर हम आगे कुछ भी लिख दें, एक ही फेल्ड, यानी कि नेगेटिव बोल दिया। यानी कि वो कठिन मेहनत करता है फिर भी वो फेल हो जाता है। एक पॉजिटिव बोला और एक मैंने नेगेटिव बोल दी बात ना। तो यानी कि इस केस के लिए हम यूज़ करते हैं इंस्पाइट का। डिस्पाइट का भी सेम यूज़ करेंगे, बट डिस्पाइट के साथ हम क्या यूज़ नहीं करेंगे, ऑफ जैसा वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है जी। जैसे बोलेंगे डिस्पाइट बीइंग रिच, रिच, ही कॉमा लगाएंगे, ही इज़ नॉट हैप्पी। अब देखें यहाँ पे पॉजिटिव बात बोली गई है कि वो रिच है, बट फिर भी वो क्या है, खुश नहीं है, यानी कि हैप्पी नहीं है। तो यानी कि कॉन्ट्रास्ट वर्ड का मतलब हुआ है, यानी कि पॉजिटिव है दूसरे नेगेटिव है। टॉपिक है मिलेगा आपको, ये प्रीपोजिशन के अंदर इसकी मीनिंग मिलेंगे और आपके कंजक्शन के अंदर कॉन्ट्रास्ट वर्ड भी मिलेंगे। कि कॉन्ट्रास्ट वर्ड क्या होते हैं, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होता है, वो कौन कौन से वर्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। इस पार्ट के अंदर आपने क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढनी है। ही फाइंड्स फॉल्ट एट एवरीथिंग आई डू। चलिए जी, अच्छा ये जो है ना आपकी, ये है आपकी फ्रेज एक प्रकार की। तो कभी भी फॉल्ट एट नहीं होता है, फॉल्ट एट की जगह पे क्या आएगा, फॉल्ट विद आता है। मतलब क्या है कि वह मेरे काम में क्या करता है, गलतियाँ निकालता है। इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, जैसे होता है ना आइडियम्स एंड फ्रेजेस, तो ये वहीं से आया है। और आइडियम्स एंड फ्रेजेस वैसे के वैसे लिखे जाते हैं, चेंजेस नहीं होते हैं। तो मतलब क्या आएगा, ही फाइंड्स फॉल्ट विद एवरीथिंग आई डू। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए। अच्छा रुको 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 रुको, ए नहीं बनेगा, इसमें बनेगा एरर फाइंड आउट करनी थी, तो यानी कि इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए, बी सॉरी, बी बनेगा, ए नहीं बनेगा, बी बनेगा। क्योंकि मुझे करेक्शन करनी है तो एट नहीं आएगा, इसकी जगह पे क्या आएगा आपका, विद आएगा। ठीक है जी, क्लियर है तीन चीज़ें। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, द किचन नीड पेंटिंग बैडली एंड आई मस्ट गेट इट डन। इसमें भी क्या करना है, एरर बतानी है। अब देखिए यहाँ पे किचन क्या है हमारे पास, सिंगुलर नाउन है। अगर ये सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है जी। अगर राम है तो वर्ब भी क्या आएगी, वर्ब वैसी आएगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं, एस ई आई एस, और वो होती है सिंगुलर। देखिए यहाँ पे एस ई आई एस तो लगा नहीं है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, नीड्स। ठीक है, पेंटिंग बैडली एंड आई मस्ट गेट इट डन, इस तरीके से बनेगा।
यानी कि अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी यह जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी या मेन वर्ब रहेगी वो आएगी सिंगुलर। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो बना आंसर वो था आपका ये वाला, इसमें भी एरर थी, तो नीड वाले में गलती है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शंस ऑफ द स्पीच है, फिर से स्पीच आ गई। अब ये स्पीच ना थोड़ा ध्यान से करना है, ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट डाली है। मैंने बोला है हाउ ओपन डू यू गो टू जिम, कॉमन क्वेश्चन मार्क, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, सैड दीपक टू जून्ड। ये मैंने आगे पीछे लिखा है, आपने इसे क्या करना है, अरेंज करके लिखना है। तो ये आपकी रिपोर्टिंग आपकी वर्ब हो गई, और रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आ रखा है आपका सैड, और क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन मार्क में अभी मैंने बताया कि आस्क्ड 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 लगेगा। ठीक है जी। दूसरा कि क्वेश्चन मार्क में दे रखा है हाउ दे रखा है ना आपका, ये कंजक्शन दे रखा है, कंजक्शन हाउ ही दे रखा होगा, तो मुझे हाउ से ही आंसर देना है ना। ठीक है जी। तो यानी कि मुझे दैट तो चाहिए नहीं, दैट चाहिए नहीं, दैट चाहिए नहीं, हाउ चाहिए था, जो यहाँ पे आया ऑप्शन नंबर डी के अंदर। मुझे आगे की चीज़ें चेक करने की ही ज़रूरत नहीं है कि टेंस है या कौन सा नहीं है। ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। अब देखिए, एक इम्पोर्टेंट है, बाय द टाइम, ये आपका पेयरिंग को जोड़ता है। बाय द टाइम क्या होता है, पेयरिंग को जोड़ता है। अगर बाय द टाइम के बाद अगर सिंपल प्रेजेंट आया हो, सिंपल प्रेजेंट आया हो, तो वो फ्यूचर में क्या बन जाएगा, फ्यूचर में बन जाता है फ्यूचर का परफेक्ट। अगर बाय द टाइम, अगर मेरा ये बाय द टाइम जो होगा वो सिंपल पास्ट में आया है, तो आगे वाला भी किस में बनेगा आपका, फ्यूचर के सॉरी पास्ट के परफेक्ट में बनेगा। ठीक है जी। अगर बाय द टाइम अगर मेरा स्टार्टिंग में आया है और इसके बाद का स्ट्रक्चर मुझे या तो सिंपल प्रेजेंट दिखेगा, या तो इससे आगे वाला जो सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होगा मुझे फ्यूचर का परफेक्ट ही दिखना चाहिए। या आगे वाला अगर आपको फ्यूचर का परफेक्ट दिख रहा है तो पीछे वाला किस में दिखेगा आपको, सिंपल प्रेजेंट में दिखेगा, यानी कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट में दिखेगा। तो देखिए, बाय द टाइम स्टार्टिंग में आया है, इसके बाद मुझे बिल दिख रहा है, तो बिल तो है नहीं। आगे वाले में देख लेते हैं, द शो विल हैव, विल के साथ हैव लगा है, तो ये बी आपकी हेल्पिंग वर्ब हुई, और आपकी ऑलरेडी बिगिन बी की थ्री फॉर्म होगी। यानी कि आगे वाला तो ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में दे रखा है, तो पीछे वाला कहीं ना कहीं गलत दे रखा है। पीछे वाला गलत दे रखा है, यानी कि यहाँ पे गलती है, यहाँ पे बिल नहीं आएगा, क्या आएगा, गेट्स आएगा। इसमें जो गलती थी वो थी आपकी ऑप्शन नंबर बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आज का जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो है आपका फाइंड द एरर। सैडली द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन स्टिल लिव्स बिलो द पॉवर्टी। देखिए जी, ये कीवर्ड है, देख से ही पता चलता है कि स्टिल क्या आ जाती है, आपकी कीवर्ड होती है। इस कीवर्ड का यूज़ कहाँ होता है, तो ये कॉन्टिन्यूस में होता है। कॉन्टिन्यूस में ये प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी यूज़ होता है। कहाँ पे नहीं हुआ है, स्टिल 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 लिव्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या कर रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। चलिए जी, इस प्रकार से हमने लगभग 20 एमसीक्यू क्वेश्चन भी आज भी रन कर लिए हैं। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे आप पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ अपने दोस्तों से भी करवाइएगा। अगला जो मॉक रहेगा वो रेडी रहेगा आपका थर्सडे के लिए, यानी कि आपका वीरवार को वो भी डल जाएगा। ठीक है जी? तो ये चीज़ें समझ में आई होंगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ-साथ में ना कमेंट में भी बता दीजिएगा, मुझे वहीं से आपकी फीडबैक भी मिलती है कि आप पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या ऐसा है कि मैं अननेसेसरी वीडियो डाल रहा हूँ। वरना कभी भी मैं अननेसेसरी वीडियो नहीं डालता हूँ, मैं स्टॉप कर देता हूँ। अगर आप कमेंट साथ में करेंगे देन अगली वीडियो को लाने में भी मुझे ईज़िली रहती है चीज़ें। अच्छा, एक का मुझे 2-3 बच्चों का ना एक पर्सनली मैसेज आया था कि सर हिंदी का भी एज़ अ मॉक टेस्ट करवा दीजिए ना। पहली बात कि मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को ही टीच कर रहा हूँ अभी भी एकेडमीज़ में भी। तो ट्राई करेंगे कि हिंदी की भी मैं मॉक आपके लिए कुछ समथिंग 5 या 6 जो भी कंसेप्ट बेस पे रहेंगे उनको भी मैं एक्सप्लेन ही करूँगा साथ में, ताकि एज़ अ थ्योरेटिकल सेक्शन के अंदर आपके जो 40 मार्क्स हैं एज़ अ लैंग्वेज के ऊपर, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी जो लैंग्वेज पर कमांड है वो अच्छे से हो जाए। कम से कम 40 में से आप या तो 40 ही ले आएँ, या तो 40 नहीं लेके आते हैं तो 36 एटलीस्ट तो लेके आएँ आप।
ठीक है जी, तो आपने टारगेट यही करके चलना है कि आपकी कम से कम 40 से 36 आ जाएँ। क्लियर हैं चीज़ें? जहाँ पर भी अगर आपका कोई डाउट बन रहा होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए जी, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।